हेलो गाइस, आ गए हैं एक नई लेक्चर के साथ आगे के टॉपिक्स पे। देखते हैं क्या क्या बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट रिमूवल और रिजिग्नेशन से रिलेटेड था। वो सब कुछ हमने देख लिया है, एक एक करके कवर किया है। अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं उनमें डायरेक्टर्स की पावर क्या हैं, क्या क्या शक्तियां दी गई हैं उनको, ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं वो, ये सभी कुछ हम देखेंगे एक के बाद एक। बने रहिए आप हमारे साथ। देखिए, पावर ऑफ बोर्ड एट बोर्ड मीटिंग सेक्शन 179, ठीक है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं किसी कंपनी में, ठीक है, उनको कुछ पावर दी गई हैं, कुछ शक्तियाँ दी गई हैं भाई। क्योंकि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो कंपनी का फेस होते हैं, कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। किसी भी कंपनी को चलाने में, किसी भी कंपनी को आगे ले जाने में सबसे बड़ा योगदान किसी डायरेक्टर का होता है, ठीक है। अगर कोई डायरेक्टर कंपनी में काम कर रहा है, एज अ डायरेक्टर अगर अपॉइंट हुआ है, वेदर वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिए गए प्रोविज़न के थ्रू या फिर जनरल मीटिंग में या फिर किसी भी तरीके से अगर उसको अपॉइंट किया गया है। जैसे हमने पढ़ा था कई तरह के डायरेक्टर होते हैं, एडिशनल डायरेक्टर होते हैं, कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर होते हैं और नॉमिनल डायरेक्टर, मतलब इस तरह से हमने कई डायरेक्टरों के बारे में पढ़ा था। तो जो सारे डायरेक्टर आए हैं किसी के जो न्यू अपॉइंट हुए हैं, जो न्यूली अपॉइंट हुए हैं, जो नए नए आए हैं अभी कंपनी में ज्वाइन हुए हैं, या जो कोई भी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए किसी दूसरे के जगह पर किसी दूसरे डायरेक्टर के एब्सेंस में अपॉइंट किया गया है, या किसी को रिमूव करके वहाँ पे अपॉइंट किया गया है, या किसी ने रिजिग्नेशन दिया है, रिज़ाइन किया है, उसके जगह पे किसी को अपॉइंट किया गया है, या फिर मान लीजिए सभी डायरेक्टरों ने छोड़ दिया, कंपनी के सभी डायरेक्टरों ने रिज़ाइन कर दिया है या उनको रिमूव कर दिया गया है उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से, या किसी भी कारण की वजह से उनको हटा दिया गया है कंपनी से, या उन्होंने अपनी स्वेच्छा से कंपनी छोड़ दी है। तो जो प्रमोटर होता है कंपनी का, वो क्या करता है, कंपनी का कार्यभार संभालता है एज अ डायरेक्टर। लेकिन अगर प्रमोटर भी गायब हो, प्रमोटर भी नहीं हो कंपनी में, तो क्या होगा, तो फिर कंपनी के जितने भी डायरेक्टर होने चाहिए, कंपनी में जितने भी डायरेक्टर होने चाहिए, वो डायरेक्टर कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट उतने डायरेक्टर अपॉइंट करती है जितना कंपनी को ज़रूरत होती है, जितने से कंपनी का काम चलेगा उतने डायरेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर देती है, ठीक है। फिर उसके बाद जब तक जनरल मीटिंग नहीं आती है, जब तक कंपनी की जनरल मीटिंग नहीं आती है, कंपनी जनरल मीटिंग नहीं बुलाती है, ठीक है, और उस मीटिंग में नए डायरेक्टर्स को अपॉइंट नहीं कर लेती है, तब तक ये सारे डायरेक्टर जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, ये एज अ डायरेक्टर काम करते रहेंगे। जैसे ही नए डायरेक्टर अपॉइंट हो जाते हैं तो इनकी यहाँ से छुट्टी हो जाती है, ये चले जाते हैं वापस, ठीक है। हमने ये भी पढ़ा था कि कोई भी डायरेक्टर किसी भी कंपनी में कितने कंपनीज में डायरेक्टरशिप दे सकता है, ठीक है, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप इन अ कंपनी, ठीक है। एक डायरेक्टर किसी कंपनी में कितने कंपनीज में डायरेक्टर रह सकता है एक टाइम में, अगर देखा जाए कंपनी के केस में, ठीक है, तो वो 10 कंपनीज में, मैक्सिमम 10 कंपनीज में एज अ डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है, लेकिन सेम टाइम में। लेकिन अगर वो किसी एक कंपनी में अपॉइंट है और किसी दूसरे कंपनीज में उसको सिर्फ डायरेक्टरशिप देने जाना है, अपनी सर्विस देने जाना है, बदले में ऑन द स्पॉट पेमेंट लेना है, मतलब आज सर्विस दी तो आज का पेमेंट आज लिया, ठीक है, या एक महीने के लिए सर्विस देना है तो एक महीने के लिए पेमेंट लिया। तो इस तरह से नंबर ऑफ कंपनीज 20 कंपनीज में एक साथ डायरेक्टरशिप दे सकता है एक डायरेक्टर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। अब देखते हैं उसके पावर क्या है, उसकी शक्तियाँ क्या है। तो कह रहा है कि किसी भी कंपनी में कोई भी डायरेक्टर, ठीक है, जो होता है उनको क्या क्या पावर दी जाती है। सेक्शन 179 का क्लॉज 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 179 और सबसेक्शन यानी कि सबधारा 3 में बताया गया है, provides that the board of directors of a company shall exercise the following powers on behalf of a company। देखो मैंने जैसे बताया था ना, कोई भी डायरेक्टर किसी भी कंपनी का चेहरा होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है। किसी भी कंपनी को सामने ले जाने में, उसको आगे बढ़ाने में या फॉल डाउन कराने में सबसे बड़ा हाथ किसका होता है, डायरेक्टर का, ठीक है।
कंपनी फेल हो तब भी डायरेक्टर के ऊपर इल्ज़ाम जाएगा। कंपनी अगर ग्रो करती है, बहुत अच्छा नाम कमाती है, तब भी डायरेक्टर का ही नाम होता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि एक नॉर्मल सेंस मतलब एक लेमैन आदमी, ठीक है, जैसे हमने ये कहा था कब एक बार कि लेमैन टू लॉमैन, लेमैन टू लॉमैन। हमारा जो प्रोसेस है पढ़ाने का, हमारा जो यहाँ पे जो इनिशिएटिव मैंने स्टार्ट किया है फ्री में पढ़ाने वाला, इसमें क्या है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही उद्देश्य है, ठीक है, कि एवरी पर्सन हु वांट टू नो लॉज, हर वो व्यक्ति जो लॉ जानना चाहता है, कानून जानना चाहता है, ठीक है, ये उसके लिए, उनके लिए हमारा चैनल बहुत ही बेनिफिशियल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लेमैन को, एक आम आदमी को एक कानून वाला आदमी बनाना चाहते हैं, ठीक है, जिसको लॉ की नॉलेज हो, कोई भी ऐसा पर्सन जिसको लॉ के नॉलेज हो, अपने अधिकारों का नॉलेज हो। मान लीजिए कोई भी नॉर्मल पर्सन जा रहा है कंपनी स्टैब्लिश करने, तो कंपनीज के बारे में उसको कुछ पता ही नहीं है, कंपनीज एक्ट में जो प्रोविज़न दिए हैं उसको पता नहीं है, ठीक है, तो अगर वो पहले से अगर ये चीज़ देखता है, वो चीज़ सुनता है, तो उसको इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो अब यही बात है कि कोई भी डायरेक्टर कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होता है, प्रतिनिधि होता है, तो कोई भी डायरेक्टर जो उस कंपनी में एज ए डायरेक्टर काम कर रहा है, तो उसके पास क्या क्या पावर है, टू मेक कॉल्स ऑन शेयर होल्डर्स, ठीक है, शेयर होल्डर से कॉल्स करने का, यानी कि कॉल वो फ़ोन कॉल नहीं। जैसे मान लीजिए किसी भी शेयर होल्डर ने हमारी कंपनी के एक शेयर की कीमत, एक शेयर इज इक्वल टू 1 शेयर इज इक्वल टू 100 रुपीज़, ठीक है, एक शेयर की वैल्यू 100 रुपीज़ है। अब मान लीजिए हमने ये डिसाइड किया था कि 30 रुपये हम एप्लीकेशन पे लेंगे, ठीक है, और 30 रुपये हम लेंगे अलॉटमेंट पे, और 20 रुपीज़ लेंगे हम फर्स्ट कॉल पे, और 20 रुपीज़ लेंगे फाइनल कॉल पे, ठीक है, ये फाइनल कॉल है, ठीक है। तो ये मैंने काफ़ी अच्छे से समझा रखा है शेयर कैपिटल वाले टॉपिक में कि शेयर क्या होते हैं और शेयर का मतलब किस तरह से इशू किया जाता है। तो फिर भी एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि देखिए कोई भी पर्सन जो इंटरेस्टेड होता है शेयर खरीदने में, ठीक है, वो किसी भी कंपनी के पास जाता है, उसका प्रॉस्पेक्टस जब खरीद लेता है तो प्रॉस्पेक्टस के साथ क्या लगा होता है, एप्लीकेशन। उस प्रॉस्पेक्टस को क्या बोलते हैं, जिस प्रॉस्पेक्टस के साथ एप्लीकेशन लगा होता है उसको बोलते हैं एब्रिज प्रॉस्पेक्टस, ठीक। एब्रिज प्रॉस्पेक्टस में एप्लीकेशन भी लगा होता है, तो वो एप्लीकेशन फ़ी 30 रुपये पे कर देगा एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, एट द टाइम ऑफ टेकिंग एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म लेते वक्त वो 30 रुपये पे कर देगा, और जब कुछ दिनों के बाद जब सारे एप्लीकेशंस कंपनी में आ जाएंगे सभी, क्योंकि एक दिन का काम नहीं होता है ये कि आज एप्लीकेशन दिया और आज ही अलॉटमेंट हो जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑफलाइन मार्केट में ऐसा होता है कि बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं, जब कंपनीज के पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आ जाती हैं तो कंपनी उनमें से देखती है कि हमको कितने की रिक्वायरमेंट है, कंपनी कितना पैसा, कितना शेयर इशू कर रही है मार्केट में। मान लो 10,000 शेयर इशू कर रही है, 10,000 शेयर इशू कर रही है एट द रुपीज़ ऑफ 100 रुपीज़ ईच, ठीक है, एट द रुपीज़ ऑफ 100 ईच। हर शेयर 10,000 शेयर इशू कर रही है, हर शेयर की वैल्यू 100 रुपये है, ठीक है। 100 रुपये जब हर शेयर की वैल्यू है, ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, देखो, ठीक है, टोटल 10 लाख रुपीज़ हो गए, ठीक है। अब 10 लाख रुपीज़ हो गए, कंपनी को 10 लाख रुपए की जरूरत है, 10 लाख में 10,000 का शेयर, 10,000 शेयर इशू कर रही, 100 रुपये का एक शेयर है। तो अब मान लीजिए कोई पर्सन है मिस्टर एक्स, ठीक है, ये कोई पर्सन है मिस्टर एक्स, ये मिस्टर एक्स हैं, इन्होंने कंपनी से 100 शेयर खरीदे, ठीक है, 100 शेयर खरीदे, 100 शेयर खरीदे, ठीक है। तो इनके एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 100 रुपये, तो 100 शेयर को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आएगा, टोटल रुपीज़ 10,000। अब इनको 10,000 पे करने हैं, 10,000 रुपये कंपनी को पे करने हैं, तो 30 रुपये ये एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन दे चुके हैं, ठीक है। तो अभी कितना इनको देना है, इनको देना है 70 रुपये, 70 रुपीज़ देने हैं। तो अब जब कुछ दिनों के बाद जब अलॉटमेंट हो रहा है तो कंपनी नोटिस देती है कि भैया हम अलॉटमेंट कर रहे हैं, आप लोग आके देख लीजिए। तो जिनका जिनका लिस्ट में नाम होगा, जिनके पास मेल जाएगी, वो उनको 30 रुपये एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट दे देंगे, ठीक है। अलॉटमेंट देने के बाद कंपनी कहती है कि बैलेंस अमाउंट जो है आपका, जितना अमाउंट बैलेंस है वो अमाउंट हम आपसे जब कंपनी को ज़रूरत होगी तब कंपनी मांग लेगी, ठीक है।
जब कंपनी की ज़रूरत होगी तब कंपनी मांग लेगी। तो अब मान लीजिए ये जो बैलेंस अमाउंट है, ये जो बैलेंस अमाउंट है 20 रुपये का फर्स्ट कॉल पे, 20 रुपये का फाइनल कॉल पे, तो यही अमाउंट मांगना, इसी को कॉल करना। तो यही लिखा है कि टू मेक कॉल्स ऑन शेयर होल्डर्स फॉर अनपेड अमाउंट्स। ठीक है, जो अमाउंट अनपेड है इनके, जो पेड नहीं किए गए हैं शेयर के बदले में, ठीक है, जो शेयर के ऊपर जो ड्यूज़ होते हैं वो ड्यूज़ आपने क्लियर नहीं किए हैं, तो कंपनी जब चाहेगी तब मांग सकती है। तो कंपनी के बिहाफ पे कौन मांगेगा? डायरेक्टर मांगेगा। ठीक है। फिर कहते हैं ऑथराइज्ड होते हैं बायबैक करने के लिए आप सिक्योरिटीज़ को। सिक्योरिटीज़ में इंक्लूडिंग डिबेंचर भी होते हैं। ठीक है, जब कंपनी चाहे, कंपनी के डायरेक्टर के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो उनको जब ज़रूरत लगे, ठीक है, तो मान लीजिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखा है, तो वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को पहले शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाएंगे, ठीक है, मेंबर्स की मीटिंग बुलाएंगे और मीटिंग में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अमेंड करेंगे, चेंज करेंगे, उसमें कुछ बदलाव करेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो बायबैक कर सकते हैं अपने शेयर्स को। मैंने बायबैक वाले चैप्टर में बताया है कि हाउ टू मेक बायबैक। ठीक है, बायबैक कैसे कर सकते हैं, कंपनी कैसे करती है अपने शेयर्स को, अपने डिबेंचर्स को कैसे वो बायबैक कर सकती है। ठीक है, सिक्योरिटीज़ को मेन चीज़, सिक्योरिटीज़ इंक्लूडिंग डिबेंचर भी। डिबेंचर होता है एक तरह का ऋण पत्र, ठीक है, जो कंपनी कर्जा लेती है लोगों से। अब मान लीजिए किसी कंपनी को 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, अब 10 लाख रुपए कंपनी आके डायरेक्ट मुझसे मांगेगी, तो मैं डायरेक्ट 10 लाख रुपए दे पाऊंगा? नहीं दे पाऊंगा, मेरे लिए भी कठिन होगा। ठीक है, और मुझे भी थोड़ा सा सस्पिशियस लगेगा, भाई 10 लाख रुपए दे रहे हैं, कहीं डूब गया या हमारा पैसा कंपनी लौटा ना पाई, कंपनी दिवालिया हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई, हमारा पैसा ना दे पाई, तो हमें भी डाउट लगा रहेगा, डर लगा रहेगा। उसके लिए क्या होगा, कंपनी छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे कि शेयर इशू करती है, जिससे 10,000 शेयर इशू करना है, हर शेयर की वैल्यू 100 रुपये रखी है कंपनी ने, वैसे ही डिवेंचर इशू करेगी कंपनी, तो कंपनी भी उसको यूनिट बना देगी, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देगी और हर टुकड़े का एक प्राइस फिक्स कर देगी कि भाई देखो हमको इतना पैसा आप दो, बदले में हम आपको एक सिक्योरिटीज दे रहे हैं, एक यूनिट दे रहे हैं, जितना यूनिट जो खरीदेगा उसके बदले में उतना पैसा कंपनी को देता जाएगा। उस जो भी डिवेंचर इशू करेगी कंपनी, उन डिवेंचर पे उसके पैसे, यानी कि पैसे भी लिखे होंगे, प्लस उस पर इंटरेस्ट रेट भी लिखा होगा, कितने % पे वो कंपनी आपसे बाय कर रही है, कंपनी आपसे उधार ले रही है। ठीक है, और हर जो अगर कंपनी ने 6 मंथ में अगर इंटरेस्ट देने का वादा किया है, जो भी प्रोविज़न बनाए हैं कि कंपनी 6 महीने में इंटरेस्ट पे करेगी अपने डिबेंचर होल्डर्स को, ठीक है, अपने जिनसे कर्जा लिया है, अपने कर्जधारियों को हर 6 महीने में ब्याज देती रहेगी, तो वो 6 महीने में देगी। अगर लिखा है कि वो एनुअली देगी, तो पर एनम अगर लिखा है तो हर साल देगी। जिस तरह से कंपनी का प्रोविज़न होगा, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा, जो डायरेक्टर को सही लगेगा वैसा वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब समझ आया कि बायबैक भी कर सकते हैं, बायबैक करने के लिए वो अथॉराइज्ड होते हैं। ठीक है, डायरेक्टर। अगला कह रहा है कि टू इशू सिक्योरिटीज वेदर इन और आउटसाइड इंडिया। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ये पावर है, ये अथॉरिटी है कि मान लीजिए कोई कंपनी इस्टेब्लिश की, अब जैसे कि मान लीजिए इंडिया में तो करना ठीक है, चलो हाँ इंडिया की कंपनी है, इंडिया में इस्टेब्लिश हुई, इंडिया में ही अपने शेयर्स को इशू कर रही है, लेकिन कंपनी जो बाहर इशू कर रही है उनका क्या? देखिए, बिजनेस ग्रो होता है किसी भी कंपनी का, तो जरूरी थोड़ी है कि वो सेम एक ही कंट्री में एक ही कंट्री तक सीमित रह जाए। हो सकता है वो आगे भी ग्रो करे और आगे दूसरे देश में भी अपना बिजनेस एक्सपेंड करे, तो उसके लिए शेयर होल्डर्स को कलेक्ट करना सबसे बड़ा काम होता है, शेयर होल्डर्स को कैश करना सबसे बड़ा काम होता है। तो इसलिए इनको ये पावर होता है, इनको अथॉराइज्ड होते हैं ये कि इंडिया और इंडिया के बाहर दोनों जगह ये क्या कर सकते हैं, शेयर इशू कर सकते हैं। ठीक है, सिक्योरिटीज इशू कर सकते हैं, इनके पास पावर है। टू बोरो मनीज, दूसरा इनके पास ये भी अथॉरिटी है कि कंपनी को जब ज़रूरत पड़े तो ये बाहर बैंकों से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से पैसा उधार ले सकते हैं। ठीक है, अथॉराइज्ड होते हैं। फिर कहा गया इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ कंपनी, और इनकी पावर में एक बात और है कि जो पैसा कंपनी शेयर के थ्रू ले रही है, ठीक है, जो पैसा शेयर के थ्रू ले रही है या डिबेंचर के थ्रू ले रही है, कंपनी उसको इन्वेस्ट करती है शेयर मार्केट में। ठीक है, उसको इन्वेस्ट करती है, ठीक है, जिससे कि कंपनी प्रॉफिट कमाए। फिर इनके पास और क्या पावर होता है? ग्रांट्स लोन, गिव गारंटी, प्रोवाइड सिक्योरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स। अब देखो, जो डायरेक्टर होते हैं ये लोन किसको दे रहे हैं? मान लीजिए कंपनी का नेचर ही है कि लोन बांटने का। ठीक है, कोई कंपनी है उसका काम ही यही है कि भाई लोगों को पैसे देना है, हमको फंड्स देने हैं लोगों को,
लोन बांटने का काम है कंपनी का, ठीक है। तो कंपनी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अथॉरिटी होती है कि भाई वो लोन दे सकें, गारंटी दे सकें, सिक्योरिटी इशू कर सकें। लेकिन अगर नॉर्मल कंपनी है, वो फाइनेंशियल कंपनी नहीं है, लोन देने वाली कंपनी नहीं है, बैंकिंग कंपनी नहीं है, ठीक है, क्योंकि बैंकिंग कंपनीज के पास अथॉरिटी होता है कि भाई आप डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करोगे, लोन भी आप ग्रांट करोगे, ठीक है, और सिक्योरिटीज़ के बदले में आप गारंटी भी दोगे, गारंटी भी लोगे, ठीक है। ये बैंकिंग सेक्टर में होता है। लेकिन अगर नॉर्मल कंपनी है तो उसके केस में ये लोन की बात कहाँ से आएगी? तो कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को कभी कभी लोन प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। कंपनी अपने रिजर्व में एक प्रोविज़न बनाती हैं, अपने आर्टिकल्स में एक प्रोविज़न इंसर्ट करती हैं कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को जो ज़रूरतमंद होंगे उनको हम लोन देंगे, ठीक है। उनके अगर हम नहीं देंगे तो हम उनको बैंक से लोन दिलाएंगे, बदले में हम उनके बिहाफ पे गारंटी देंगे बैंक को, ठीक है, गारंटी देंगे वो, ठीक है। और अगर गारंटी से भी काम नहीं चलेगा तो उनके बिहाफ पे हम क्या करेंगे? सिक्योरिटी भी देंगे बैंक को, ठीक है। सिक्योरिटी होता है कि मान लीजिए आपको कुछ पैसा चाहिए बैंक से उधार, मान लीजिए 10 लाख रुपए बैंक से आपको लोन चाहिए, ठीक है, 10 लाख का लोन चाहिए। तो अब बैंक इतनी मतलब आपकी क्रेडिबिलिटी इतनी अच्छी तो है नहीं कि बैंक आपके नाम पे दे दे, क्योंकि आप हैं किसी कंपनी के एम्प्लॉय, ठीक है, और एम्प्लॉय की सैलरी क्या है? 60,000, मान लीजिए 1 लाख रुपये पर मंथ है। तो अब 1 लाख रुपए पर मंथ जिस हिसाब से है, उस हिसाब से टैक्स कटने के बाद, सब कुछ कटने के बाद हो सकता है उसके पास 60,000 रुपये, 50-60 हज़ार रुपये बचे, घर का खर्चा, और भी कोई अगर EMI पे सामान लिया उसका भी निकाल दिया जाए तो वो 10 लाख रुपए कैसे चुकाएगा? तो इसके लिए जो कंपनी होती है वो अपने एम्प्लॉयज़ के बिहाफ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। तो ये सिक्योरिटी, लोन और गारंटी देने की अथॉरिटी किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। किसके बिहाफ पे? अपने एम्प्लॉयज़ के बिहाफ पे। ओके, देखिए, अप्रूव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड रिपोर्ट्स। अब देखिए, किसी भी कंपनी का सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा तरीका क्या है कि भाई आप डे टू डे बिजनेस जो आप कर रहे हो, जितना भी खर्च कर रहे हो, जितना भी अर्न कर रहे हो, कमा रहे हो, वो सब एक बुक में लिखते चलो, एक नोट्स बनाते चलो उसको, ठीक है। उसी को बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें आपका लॉस, एसेट की क्या वैल्यू है, ठीक है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका आता है इनकम एक्सपेंडिचर, देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक। फिर उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट आ जाता है, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। फिर आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर आता है आपका बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। यही सब होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब कंपनी अपने, देखो इसमें क्या होता है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम का मतलब होता है कमाना, जो आपको आय हुई है, ठीक है, जो आपको पैसा मिला है। और एक्सपेंडिचर का मतलब जो आपके पास से गया है, जो खर्चा हुआ है, ठीक है, उसका ब्यौरा होता है इसमें। फिर ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेड से यानी कि बिजनेस से रिलेटेड जो माल हमने रॉ मटेरियल खरीदा है, कच्चा माल खरीदा है, ठीक है, और क्या क्या प्रोडक्शन कहाँ कहाँ लगाया गया, तो उसकी सारी डिटेल होती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंपनी के पास, कंपनी ने कितनी मशीनरीज खरीदी, कहाँ कहाँ पैसा खर्चा किया, ठीक है, और कंपनी को क्या लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, उसका सारा स्टेटमेंट इसमें होता है। और उसके बाद इससे जो कंक्लूजन निकलता है तो वो बैलेंस शीट में जाता है, ठीक है। अगर लॉस हुआ है तो लॉस चला जाएगा इधर, बैलेंस शीट हम बनाएंगे तो बाद में बताएंगे, ठीक है। अब बैलेंस शीट में ये देखिए, बैलेंस शीट में क्या होता है, एसेट और लायबिलिटी, दायित्व और संपत्ति का ब्यौरा होता है। तो जिससे कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसको अप्रूव कौन करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और बोर्ड रिपोर्ट क्या होती है? जो हर महीने, ठीक है, हर महीने जो कंपनी बोर्ड मीटिंग करती है, आपस में कोई डिसीजन लेती हैं, ठीक है, कोई डिसीजन लेती हैं, तो उनको भी अप्रूव करने का राइट किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, ठीक है। टू डाइवर्सिफाई द बिजनेस, और उनको अपना बिजनेस एक्सपेंड करने का भी अधिकार है, ठीक है, उनका पावर है, उनकी शक्तियों में शामिल है, ये तो करना ही पड़ेगा। और उसके बाद अप्रूव अमेलगमेशन, मर्जर एंड रिकंस्ट्रक्शन। अब देखो,
हम लोगों ने सुना था कि वोडा और आइडिया, वोडाफोन एक कंपनी है टेलीकॉम कंपनी, और आइडिया भी टेलीकॉम कंपनी है, दोनों कंपनीज आपस में मर्ज हो गई। ठीक है, मर्ज मतलब मिल गई, एक हो गई, अब दोनों एक हो गई। ठीक है, अमलगमेशन का भी मतलब यही होता है कि दो कंपनियां आपस में एक में हो, एक में समा गई। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कंपनी को एक्सपेंड करना या कम करना। ठीक है, उसके लिए जो प्रोविज़न बनाए जाते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो ये किसकी परमिशन से होते हैं? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के परमिशन से होते हैं। फिर कह रहा है टू टेक ओवर और अक्वायर स्टेक्स इन अनदर कंपनीज। किसी भी डायरेक्टर के पास ये राइट होता है, ये पावर में उसके शामिल होता है कि वो किसी भी कंपनी के शेयर्स को, स्टैक्स को, स्टेक मतलब होता है शेयर। ठीक है, शेयर या हाँ किसी भी काइंड के शेयर हो सकते हैं, वो उनको अक्वायर करने का अधिकार रखता है, उसकी पावर में शामिल होता है। ठीक है, वो अक्वायर हो सकता है, अक्वायर करने का या टेक ओवर करने का यानी खरीदने का या फिर उसको पाने का अधिकार रखता है। ठीक है, उसकी पावर में शामिल है और वो ऐसा कर सकता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। अब देखते हैं 180 में, सेक्शन 180 में बताया गया है कि रिस्ट्रिक्शन क्या क्या है। अभी हमने पावर पढ़ा, अब पावर के तुरंत बाद देख रहे हैं कि उनके ऊपर भाई जब किसी को कोई शक्ति दी जाती है, कोई ताकत दी जाती है, तो उस ताकत को कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोविज़न बनाए जाते हैं। भाई अगर आप किसी को, किसी भी पर्सन को अनलिमिटेड पावर दे के देख लीजिए, क्या करेगा वो? गलत ही इस्तेमाल करेगा ना उसका। अनलिमिटेड पावर है, उसके बाद उसको रोकने वाला कोई नहीं है, तो वो गलत इस्तेमाल तो करेगा ही। ठीक है, वैसे ही सेम टू सेम इसमें कंपनी में भी यही अप्लाई होता है कि अगर किसी भी डायरेक्टर को आप अनलिमिटेड पावर दे दिए हो, सेक्शन 179 तो उसकी पावर की बात करता है। भाई उसको बहुत सारे पावर दे देता है, लेकिन 180 हमारा क्या करता है? उनके पावर्स पे ब्रेक लगाता है, पावर ब्रेक का काम करता है। क्या पावर ब्रेक का काम करता है? कहता है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी शैल एक्सरसाइज द फॉलोइंग पावर्स। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी शैल एक्सरसाइज द फॉलोइंग पावर्स ओनली विद इन कंसेंट ऑफ द कंपनी बाई स्पेशल रेजोल्यूशन। देखो आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी पावर पढ़ा था कि कंपनी को लोन लेने की और लोन दिलाने की या फिर मनी बोरो करने की पावर बहुत ज़्यादा है, पावर है ना, पावर में दी गई है। तो अभी क्या है कि अब आपको बोरो करने के लिए या कुछ ऐसे पॉइंट्स, ऐसे टर्म्स दिए हैं, उनको अगर आपको करना है, उनको अगर आपको फुलफिल करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? कंपनी की कंसेंट चाहिए होगी। कंपनी मतलब मेंबर्स ऑफ द कंपनी, इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, जो समता अंशधारी हैं उनकी सहमति चाहिए होगी। ठीक है, वो कंपनी है, उन्हीं को कंपनी कहा जाता है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी का ओनर माना जाता है। और वो कहाँ पे वो अपनी कंसेंट देंगे? जनरल मीटिंग में, कंपनी की जनरल मीटिंग होगी, वहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना होगा। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नहीं चलेगा, यानी कि 51% लोग अगर वोट कर देंगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि 51% किस केस में था? ऑर्डिनरी केस में। ठीक है, यहाँ पे आपको 90% चाहिए। कितने? 90% चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 90% आपको वोट चाहिए, तभी वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा और आप इनको कर पाओगे। क्या कहा? सेल, लीज, अदरवाइज डिस्पोज ऑफ द होल और सब्सटेंशियली अंडरटेकिंग ऑफ कंपनी। अब देखो सबसे पहले ये समझ लो कि कहा गया कि आप सेल करने का या उनको लीज पे देने का या फिर उनको ख़त्म करने का यानी डिस्पोज करने का, ठीक है, आपके पास पावर नहीं है। आप तभी कर सकते हो ये चीज़ जब कंपनी में कंपनी के मालिक, कंपनी के शेयर होल्डर्स, ठीक है, मालिक शेयर होल्डर ही हैं, तो जब कंपनी के शेयर होल्डर्स कंपनी के जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे तो उस टाइम पे आपको कंसेंट दी जाएगी। अगर उन्होंने अपनी कंसेंट दे दी तो फिर आपके पास ये पावर आएगी। अंडरटेकिंग का क्या मतलब होता है? ठीक है, अंडरटेकिंग का मतलब होता है कि आपकी कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट आई है, ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट आई है जो 20% से अबव है। कितना? 20% को एक्सीड कर रही है। और आपकी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार हो रहे हैं, ठीक है, उसको ऑडिट कौन करता है? ऑडिटर करता है। ऑडिटर
वही कह रहे हैं कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका मेंशन होना चाहिए। मान लीजिए आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट आया है 100 करोड़ का, कितने का, 100 करोड़ का, तो आप उसको, ठीक है, मान लीजिए 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है किसी एक प्रोजेक्ट पे, और उस प्रोजेक्ट को आप ना तो सेल कर सकते हो, ना लीज पे दे सकते हो, ना ही उसको ख़त्म कर सकते हो, बिना किसके परमिशन से, बिना शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी के परमिशन से। कंपनी के शेयर होल्डर्स के बिना परमिशन के आप उसको ना ही कर सकते सेल, ना ही कर सकते हैं लीज, और ना ही डिस्पोज कर सकते हैं। अंडरस्टूड। अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया कंपनी में, तब आपके पास पावर आ जाएगी, अथॉरिटी आ जाएगी, आप कर सकते हो। कहा गया टू इन्वेस्ट अदरवाइज इन ट्रस्ट सिक्योरिटीज। देखो जो ट्रस्ट में सिक्योरिटीज होती हैं, ट्रस्ट में, ट्रस्ट का भाई देखो काम होता है लोगों को हेल्प करना, लोगों की सेवा करना, बेनिफिट कमाना उनका पर्पस नहीं होता। लेकिन एक आम कंपनी की, एक नॉर्मल कंपनी की ज़रूरत क्या होती है भाई, टू सर्व द पीपल एंड मेक प्रॉफिट। ठीक है, लोगों में सेवाएं दो लेकिन बदले में प्रॉफिट भी कमाओ, यही कि उनका मोटिव होता है भाई, प्रॉफिट कमाना उनका उद्देश्य है। क्योंकि अगर वो प्रॉफिट नहीं कमाते हैं तो फिर जो उनके शेयर होल्डर्स होते हैं उनको डिविडेंड कहाँ से देंगे, तमाम बातें हैं जो उनको फुलफिल करनी होती हैं। ठीक है, और अगर ये ऐसा कुछ करती हैं, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट उनको जो करना है ट्रस्ट सिक्योरिटीज़ में, वो कब कर सकती हैं, जब हमारे कंपनी के शेयर होल्डर्स, सभी इक्विटी शेयर होल्डर्स अपना स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे और अपनी कंसेंट देंगे ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी, देन कोई भी डायरेक्टर ये काम कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, टू बोरो मनी विल एक्सीड द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। देखो सीधी सीधी बात कर रहा है कि कोई भी डायरेक्टर पैसा नहीं ले सकता। मान लीजिए कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा है कि कोई भी कंपनी सिर्फ 50 करोड़ तक लोन ले सकती है, कितना, 50 करोड़ तक लोन ले सकती है। लेकिन अब ये लिमिट जो है 50 करोड़ तय कर दी गई है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। किसने तय की है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने। अब इसने ये लिमिट तय कर दी, तो अब कोई भी डायरेक्टर, ठीक है, कोई भी डायरेक्टर इसके अबव नहीं जा सकता, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता। ले कब सकता है, जब शेयर होल्डर्स, यानी कि कंपनी कहते हैं सीधा, कंपनी के बिहाफ पे शेयर होल्डर्स ही देंगे, जब कंपनी में एसआर पास होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, तब वो ले सकते हैं। ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होते ही वो ले सकते हैं। ठीक है, और इसका जो एक एक्सेप्शन कैसा कह लीजिए, ठीक है, प्रोवाइजो है, उसको एक्सेप्शन भी कहते हैं। एक्सेप्शन भी समझ लीजिए कि ये जो बातें लिखी गई हैं ये उनके ऊपर लागू नहीं होती, किनके, बैंकिंग सेक्टर के ऊपर लागू नहीं होती। कोई भी बैंकिंग कंपनी है, ठीक है, बैंक है, तो उसके ऊपर ये लागू नहीं होगा। क्यों, क्योंकि भाई उसका तो काम क्या है, लोगों से डिपॉजिट्स लेना, ठीक है, डिपॉजिट्स लेना, ठीक है, डिपॉजिट्स लेती है वो, और उसको क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। लेकिन इनका जो लोन है ये इसको एज अ लोन ही ट्रीट कर रहे हैं इसमें, कि अगर देखो कंपनी, कोई बैंकिंग कंपनी है, वो लोगों से डिपॉजिट ले रही है और वो बदले में आपको इंटरेस्ट दे रही है, लेकिन साथ ही साथ ये भी आपको फैसिलिटी दे रही है कि आप जब चाहोगे, ऑन अ डिमांड, आप जब चाहोगे तब आपको पैसा मिल जाएगा वापस। ठीक है, और विद इन 6 मंथ में अगर पैसा वापस मिल रहा है तो उसको शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं, और ये बैंकिंग कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, टू गिव टाइम फॉर रीपेमेंट ऑफ एनी डेट ड्यू फ्रॉम अ डायरेक्टर। अगर देखो किसी भी डायरेक्टर के पास, किसी भी डायरेक्टर ने लोन लिया है, कर्जा लिया है बैंक से, या फिर कंपनी के बिहाफ पे कोई भी कर्जा लिया है पर्सनल, ठीक है, पर्सनल कर्जा लिया है, कंपनी से लिया है, या कंपनी के बिहाफ पे, या कंपनी ने सिक्योरिटी ली है बैंक में, ठीक है, सिक्योरिटी दी है अपनी, गारंटी दी है अपनी कि भाई हमारे इस डायरेक्टर को लोन चाहिए, लोन आप ग्रांट कर दो, हम अपना सिक्योरिटी दे रहे हैं, हम गारंटी दे रहे हैं, आप लोन पास कर दो। तो अब मान लो वो कर दिया है, तो उसके लिए जो रीपेमेंट है, जो बैंक, मान लीजिए देखो जैसे ये बैंक है, कोई भी एक बैंक ले लीजिए, ठीक है, ये बैंक है, मान लीजिए ये आपका SBI है, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, अब ये कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी है, ये खड़ा है डायरेक्टर, ठीक है, ये है अपना डायरेक्टर, ठीक है, इसको चाहिए होगा लोन, क्या चाहिए, लोन। ठीक है, अब ये गया बैंक कंपनी के पास, बोला हमको लोन चाहिए, कंपनी ने कहा कि ठीक है आप जाओ बैंक से लोन ले लो, तो ये गए बैंक में,
लोन लेने के लिए, ठीक है। लोन लेने के लिए गए, 5 लाख का लोन ले लिए। डायरेक्टर साहब गए बैंक में, बैंक से 5 लाख का लोन ले लिए और कंपनी ने क्या दे दिया बैंक को, दे दिया सिक्योरिटी, ठीक है, या फिर गारंटी। क्या दे दी, गारंटी दे दी, ठीक है। सिक्योरिटी दे दी या गारंटी दे दी। अब जब सिक्योरिटी और गारंटी बैंक ने ले ली है इनके बिहाफ पे, ठीक है, तो बिहाफ ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, डायरेक्टर के बिहाफ पे क्या किया, सिक्योरिटी दे दी कंपनी को, बैंक को, और या फिर गारंटी दे दी। या कुछ समय के बाद ये कंपनी ने बैंक को पूरा पैसा 5 लाख रुपए ब्याज के साथ जो बनता है दे दिया, इनको बैंक को दे दिया, ठीक है। अब या फिर इस बैंक में इस कंपनी का एक स्पेशल अकाउंट खुला हुआ है जिसमें मतलब रिजर्व बना के रखी है कंपनी ने कि भाई देखो किसी भी हमारे एम्प्लॉयज़ को लोन चाहिए होगा तो आप हमारे ही अकाउंट से दोगे। तो मान लीजिए कंपनी के अकाउंट से ही बैंक ने दिया पैसा, ठीक है, बैंक ने कंपनी के ही अकाउंट से पैसा दिया डायरेक्टर को, तो अब डायरेक्टर के ऊपर कर्जा है बैंक का कि कंपनी का, कंपनी का है, क्योंकि कंपनी वसूल करेगी उससे, ठीक है, क्योंकि गारंटी भी इसी ने दी है, सिक्योरिटी भी इसी ने दी है, लोन मान लीजिए इनडायरेक्टली देखा जाए तो लोन भी इसी ने दिया है, ठीक है। अब जब ये इसको पैसा देगा, ठीक है, तो इसके ऊपर कर्जदार ये है, ये मतलब इसको लेना है पैसा, ठीक है, ये लेनदार ये देनदार, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वही बात कर रहा है कि अगर कोई भी एक्सटेंशन चाहिए, मान लीजिए कंपनी ने कहा कि आप 5 साल में रीपे करोगे, कितने साल में, 5 साल में रीपे करोगे, ठीक है, 5 साल में रीपे करना है आपको, लेकिन ये 5 साल में रीपे नहीं कर पा रहे हैं, इनको और टाइम चाहिए, इनको लगता है कि हम 5 साल में नहीं कर पाएंगे, इनको और टाइम चाहिए, तो ये क्या करेंगे, अपने मन से ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है, सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिल करके इनका अप्रूव नहीं कर सकते, टाइम पीरियड एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि भाई इसके लिए मेंबर्स ऑफ द कंपनी, यानी कि जो कंपनी के ओनर हैं, कंपनी के जो मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, उनको देना पड़ेगा कंसेंट अपनी, और स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा जनरल मीटिंग में, तब इनका टाइम पीरियड एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। देखो कह रहा है एवरी SR यानी कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग। तो जाहिर सी बात है भाई, कोई भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है तो वो बोर्ड मीटिंग में या ऑर्डिनरी मीटिंग में नहीं होगा, वो कहाँ होगा, जनरल मीटिंग में होगा, ठीक है। नो डेट इंकर्ड इन द एक्सेस ऑफ लिमिट। अब भाई कोई भी लिमिट अगर तय कर दी है हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने, ठीक है, तो उससे ज़्यादा आप लोन ले ही नहीं सकते, पैसा नहीं ले सकते हो, बाहर से कर्जा नहीं ले सकते हो। अगर लेना है तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराना होगा, शेयर होल्डर की सहमति चाहिए और कंपनी की उस पर मोहर होनी चाहिए, क्योंकि शेयर जनरल मीटिंग जो होगी, जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेंगे तो एट द एंड ऑफ द मीटिंग उसको कंपनी की इस पर सील लग जाएगी, मोहर लग जाएगी, तो वो मान लिया जाएगा कि ये कंपनी ने अप्रूव कर दिया, कंपनी की कंसेंट हो गई है। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।